दोस्तों प्रोग्राम अज की गल लैके एक बार फिर थोड़ी सेवा च हाज़र हाँ। मैं अरविंदर सिंह भट्टी। इस प्रोग्राम च तुहानूं पता है कि असी केंद्र सरकार दीयां जिहड़ियां नीतियां ते प्रोग्राम ने उन्हां बारे चर्चा करते हैं। साडे केंद्र दी मोदी सरकार ने बहुत सारे नवे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं जिन्हां बारे असी चर्चा गाए बगाए इस प्रोग्राम च करते रहने हैं। अज असी जिहड़ी गल ते चर्चा करांगे वो है कि साडी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति जिहड़ी 2020 जिन्हों 3 साल पूरे हो चुके हैं वो बारे असी गलबात करांगे। तो साडा जिहड़ा टॉपिक है अज का वो ये रखा गया कि हुनर विकास विच राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति की भूमिका, क्योंकि हुनर विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। साडे देश च बेरोज़गारी एक बहुत वड्डी समस्या शुरू तो रही है, पर यह पुरानियां सरकारां दी अणगहली का नतीजा से, क्योंकि साडी जिहड़ी सिक्ख्या नीति इस तरह की बनती रही है कि जिहड़े नौजवान ने जिहड़े विद्यार्थी ने उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ पढ़ाई वाल जोर दिता जाता सी, कित्ता मुखी सिक्ख्या वाल जोर नहीं सी दिता जाता। वो बाबू बन के रह जाते सी ते सिर्फ नौकरियां पिछे भजदे सी, सिर्फ क्लर्क या होर नौकरियां पिछे जिहदे च सिर्फ टेबल ते बह के काम करना होंदा सी। पर जरूरत इस गल दी सी कि नौजवानों नूं कित्ता मुखी सिक्ख्या दित्ती जाए ताकि उन्हां दे हत्थ च हुनर होवे ते ओह नौकरियां पिछे भजन की बजाय कोई अपना कारोबार भी कर सकन। सो साडी मोदी सरकार ने यह बहुत वधिया काम किया। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति जिहड़ी 2020 लागू की गई है, ये बारे असी चर्चा करांगे ते खास तौर पर हुनर विकास में राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 का की भूमिका है ये बारे चर्चा करांगे। मेरे नाल बैठे ने प्रोफैसर रघविंदर प्रसाद तिवारी जी जिहड़े वाइस चांसलर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के। तिवारी साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। तिवारी साहब, मेरा सब तो पहला सवाल तुहानूं यही है कि जिहड़ी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 है उसके मुख्य अंश किहड़े-किहड़े हैं? जी, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा हम सबको विदित है कि 29 जुलाई 2020 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति समर्पित की जी। इस शिक्षा नीति ये अन्य शिक्षा नीतियों से ये एक इस बात में भिन्न है कि ये शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित है और साथ साथ में अपने भारत केंद्रित जिसको हम बोलते हैं जी। इसमें बहुत सारे सुधार, ऐसे सुधार निहित हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने और शोध की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बनाते हैं जी। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों में जैसा आपने बोला स्किल डेवलपमेंट जी, क्रिएटिविटी, हुनर विकास, क्रिटिकल थिंकिंग जी, इन सबको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है जी। अभी जो विभिन्न विषय हैं, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हों, चाहे भाषा के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे मेडिकल के हों जी, इनमें अभी आपस में बहुत ज़्यादा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है जी। और इसके लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक करिकुलम, जो कि विद्यार्थियों को, यदि विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसको ये भी सुविधा हो कि वो सामाजिक विज्ञान, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ विषय ले सके जी। और इसी तरीके से आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का कोई विद्यार्थी है तो विज्ञान का भी कोई विषय सीख सके यदि उसमें ऐसी सीखने की ललक है, इच्छा है। तो इस तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, जो कि इसमें स्किल डेवलपमेंट, हुनर विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि इसमें लर्निंग आउटकम्स, कोई भी विद्यार्थी कोई प्रोग्राम करेगा, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उस प्रोग्राम को करने के बाद उसमें किस तरह का कौशल विकास होगा, जिसको आप हुनर विकास बोल रहे हैं, उसको पहले पूर्व में ही बता देना है। जैसे एमएससी कोई बायोटेक्नोलॉजी से कर रहा है कोई विद्यार्थी, तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद उसमें किस तरह का कौशल विकास होगा ये प्रोग्राम के पहले ही विद्यार्थियों को बता दिया जाता है, बल्कि इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है लिखित रूप से। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद क्या हुनर विकास होगा, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, विभिन्न विषय, एमए के जो विभिन्न विषय हैं, एम काम है, इसमें पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में क्या कौशल विकास होगा इसको पहले ही लिखित रूप से सभी विश्वविद्यालयों को बताना पड़ता है। अब हमने भी अपने विश्वविद्यालय में ये बता दिया, इसको हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। फिर उस तरह के कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें कोर्स कंटेंट हमने बनाया है। कोर्स कंटेंट को अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को हम सिखा सकें, उसके लिए जो पेडागॉजी है, जिसको हम अधिगम प्रणाली, सीखने की जो प्रणाली है, उसको हम दुरुस्त किए हैं। और फिर पढ़ाने के बाद जब हम उनका इवेल्युएशन करते हैं तो ये देखते हैं कि ये विकास, इन कौशलों का उनमें विकास हुआ है कि नहीं। सर मैं पूछना चाहता कि मेरी बात सुनो, मैं ये पूछना चाहता कि राष्ट्रीय नीति सिक्ख्या नीति तो शुरू तो कोई ना कोई बंद ही होएगी। हुण जिहड़ी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति है 2020 पहली सिक्ख्या नीति नालों इहदे च फर्क की है मेन?
इसमें जैसे मैं पहला मुख्य ये बताया कि पहले जो जिस विषय को पढ़ता था केवल उसी विषय पर उसकी पढ़ाई सीमित रहती थी। अभी एक विषय के अलावा, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, एक विषय के अलावा वो यदि वो विद्यार्थी में सीखने की इच्छा है तो दूसरे विषय भी सीख सकता है। इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम का प्रावधान बनाया गया है। कब वो दो जैसे अभी ग्रेजुएशन में अभी तक केवल एक ही मेजर या ऑनर्स होता था, अभी 2 विषयों में कर सकता है। यदि कोई भी विद्यार्थी 2 विषय में ऑनर्स न करना चाहे तो एक में ऑनर्स, दूसरे में मेजर, जिसको हम बोलते हैं माइनर, 2 माइनर ले सकता है। तो एक विषय से ज्यादा पढ़ने की, इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की व्यवस्था की गई है, कौशल विकास के कोर्सेज की। इसके बाद वैल्यू एडेड कोर्सेज की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो कि आज जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस तरह के कोर्स की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ जो हमारा भारतीय ज्ञान भंडार है, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, वो भी हमारे युवाओं को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, ये सबसे बड़ा अंतर ये है। इसके अलावा जैसा आपने पूछा था, एक और जो बहुत अच्छा रिफॉर्म NEP 2020 में है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का। अभी तक इसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू होने के पहले तक ये व्यवस्था थी कि यदि विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है तो केवल उसी विश्वविद्यालय से ही क्रेडिट अर्न कर सकता है। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आने के बाद, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हमारे यहाँ MSc मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में उसने एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वो 90 क्रेडिट का हमारा प्रोग्राम है, तो 45 क्रेडिट कम से कम हमारे यहाँ करना पड़ेगा, कम से कम, क्योंकि डिग्री हम देंगे। और दूसरे 45 क्रेडिट वो कहीं से भी ले सकता है, किसी भी विश्वविद्यालय से ले सकता है। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था पहले नहीं थी, ये NEP की वजह से ऐसी व्यवस्था हुई है। इसमें एक और कंपोनेंट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में कि अभी हम सभी विद्यार्थियों के सभी अवार्ड, सभी डिग्री, सभी सर्टिफिकेट्स उनके अकाउंट में अपलोड कर देते हैं। तो उनको कहीं भी जाना है तो वो सब हार्ड कॉपी लेकर के जाना इसकी लोड नहीं है, वो जहाँ जाए वहीं से डाउनलोड कर सकता है। और हार्ड सॉफ्ट कॉपी आजकल जमा करनी पड़ती है, तो सॉफ्ट कॉपी जमा करना पड़ता है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी सुविधा मल्टीपल एंट्री एग्जिट बोलते हैं। अभी तक क्या व्यवस्था थी कि अभी ग्रेजुएशन 3 साल का है, तो यदि कोई 5 सेमेस्टर तक, 6 सेमेस्टर का 5 सेमेस्टर तक कोई पढ़ लिया, किसी वजह से 6वां सेमेस्टर नहीं पढ़ पाता है, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, बच्चा बीमार हो गया हो, तो उसका पूरा 2.5 साल की पढ़ाई बेकार गई, टाइम, एनर्जी, मनी सब बेकार गया। इस दुविधा को, इस संकट को, बच्चों की समस्या को समाधान के लिए NEP में मल्टीपल एंट्री एग्जिट की समस्या, जैसे अभी ग्रेजुएशन प्रोग्राम 4 साल का हो गया, फर्स्ट ईयर के बाद यदि किसी कोई व्यवस्था है, कोई मजबूरी है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद यदि कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद कोई छोड़ना चाहे तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। 4 साल पूरा कर लेता है तो उसको ऑनर्स मिलेगा। तो हर एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हो गया, स्टेप बाय स्टेप हो गया। विद्यार्थी बाहर जा सकता है, जब उसकी परिस्थितियां सामान्य हो जाए तो वापस वो फिर से आ सकता है, फिर आके ज्वाइन फिर आकर के ज्वाइन कर सकता है। तो ये मल्टीपल, बहुत बड़ी सूरत है, ये बहुत बड़ी। और जो स्किल डेवलपमेंट की आपने बात किया, अभी हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स जो पहले नहीं हुआ करते थे, केवल कुछ ही विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, IITs में खासकर हुआ करते थे। अभी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, फील्ड इमर्सन और इसके साथ साथ सोसाइटी कनेक्ट, कम्युनिटी कनेक्ट, इस तरह के सारे तरह के कोर्सेस अभी उनको बेसिक एक्सपोजर इसमें दे दिया। साहब मैंने दसो कि जो हुनर विकास आप बार-बार गल कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, ये बारे में थोड़ा जानना पाओ। स्किल डेवलपमेंट के लिए देखिए, जो वर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अलग से खोल दिया है। और तो ये स्किलिंग का काम पूरे देश में कर रही है। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसको कैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं। दोस्तों, साडे तिवाड़ी साहब बड़े गुणी ने, किसी भी टॉपिक ते लगातार बोल सकते हैं, पर साडे कोल साडे दूजे मेहमान भी बैठे ने। आओ उन्हां नाल तुहाडा मैं तारुफ करा दा। साडे कोल बैठे ने जी रजिंदर चौधरी जी, जिहड़े ADG ने पत्र सूचना दफ्तर चंडीगढ़ तो। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत चौधरी साहब।
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी। इसको क्रियान्वित होते हुए 3 वर्ष हो गए जी जी और इसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा है। जी तो जैसे अभी तिवारी साहब, प्रोफेसर तिवारी साहब ने अभी हमारे को हायर एजुकेशन में जो जी। चीजें जा रहे हैं, जी जी स्किल डेवलपमेंट के साथ कैसे जोड़ा है उसके बारे में बताया। जी और इसका जो फाउंडेशन डलेगी वो स्कूल एजुकेशन से डलेगी। जी स्कूल एजुकेशन में अगर आप देखो तो 5+3+3+4 का जो मॉडल है हम्म। उसके अंदर स्किल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ये बिल्कुल है फाउंडेशन, इसीलिए ਕਿਉਂਕਿ आप ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂकेशन ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी देखिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हायर एजुकेशन में भी डायरेक्ट लागू कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन से जी, लागू कर रहे हैं। जी। क्योंकि यदि हम वेट करेंगे पहले स्कूल एजुकेशन में हो जाए तो हमें 12 साल लगेंगे, 12 जी, साल बाद जी। ग्रेजुएशन में बच्चे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम हायर एजुकेशन में भी लागू कर रहे हैं, लेकिन जी। जैसा चौधरी साहब ने कहा जी। कि इसका जब हम फाउंडेशन से जी। ही फर्स्ट डे से ही बच्चों को हम इसके अनुरूप बनाएंगे जो हायर एजुकेशन में जो सुधार होने जा रहे जी। हैं। आपने जैसे इसका एक जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जी इसमें बच्चे को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या सीखना तो जरूरी है लेकिन जी। कैसे सीखना है, उस समय जो बच्चों के कॉग्निटिव डोमेन डेवलपमेंट के लिए जी क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उस पर यदि वहाँ से बच्चों को एक फ्रेज है अंग्रेजी में कैच देम यंग, जी यदि हम वहाँ से उनको ट्रेनिंग देंगे, उनमें वहाँ से कौशल विकास की, इसीलिए स्कूली शिक्षा में भी वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का जी। प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क लाया जा रहा जी। है, इसीलिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लाया गया है। तो ये पूरा रिवैम्पिंग, जी कंप्लीट लर्निंग सिस्टम की रिवैम्पिंग करने की व्यवस्था NEP 2020 में जी। है। इसके बहुत सारे अवयवों में काम शुरू हो गया है, स्कूल एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी। जी। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि 3 साल पहले ये अनाउंस हुई थी, हाँ, देश में 29 की गई थी, 29 लेकिन जुलाई जी जी 2020 लेकिन हो क्या गया जी। कि 1.5 साल तो कोरोना में निकल जी। गया, इसलिए हमें पूरा 3 साल का समय नहीं मिल पाया पूरा इसको ध्यान लागू नहीं करने देता के गया। लिए। हम पूरा समय नहीं दे पाए, लेकिन इसको हम और एक्सीलरेट कर रहे जी। हैं। आपको विदित होगा कि 29 जुलाई को इसी महीने हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है, जिसको माननीय जिसमें 3 साल प्रधानमंत्री पूरे जी होने। 3 साल पूरे की, उसमें उपलक्ष्य में 3 साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी सभी लोगों को संबोधित करेंगे। जी। इसको इंप्लीमेंट करने में और कैसे गति लाएं, ਅੱਛਾ इसमें चर्चा ਸਾਹਿਬ होगी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। देखिए, चेंज करने की जगह जरूरत है उनको फिर से ट्रेन करने की। जी डी लर्निंग एंड री लर्निंग, जी यानी कि जो कुछ आपने सीखा है उसमें क्या नई पद्धतियां आई हैं, जी तो पहले मुझे अपने पुराने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जी जी सो रोड अभी क्या था, रोड लर्निंग वाला सिस्टम। जी, जी। 10th में मेरे कितने मार्क्स आए, 12th में कितने मार्क्स आए, जी, सारा जी। करियर इस पे डिपेंड हाँ जी हाँ जी बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ इज लेट अस इंट्रोड्यूस स्किल कोर्सेज, जी। लेट अस मेक इट मोर क्रिएटिव थिंकिंग। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। इसी के अंदर नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि जी। ट्रेन द टीचर्स। जब तक हम अपने अध्यापकों को ही नई शिक्षा जी, नीति जी। के अनुरूप नहीं तैयार कर पाएंगे, जी तो इसे ट्रेन द टीचर्स सिस्टम के अंदर जी बहुत सारे, इनफैक्ट इवन IITs आर नाउ ट्रेनिंग द टीचर्स। जी, जी। छोटे मॉड्यूल कोर्सेज निकाले गए और ये जो नई इंटीग्रेटेड BEd वाला प्रोग्राम बनाया गया जी, 4 जी। years का, जी। इंक्लूडिंग द ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन, जी वो पूरी तरह से शिक्षा क्षेत्र को बदल देगा। वो इसको नई शिक्षा नीति के लिए तैयार कर रहा है, जी क्योंकि जो टीचर है आपका, अगर वही नई शिक्षा नीति के हिसाब से तैयार नहीं जी। है, अगर उसको नई स्किल के बारे में नहीं अंदाजा है, वो इन स्किल कोर्सेज को इम्पार्ट नहीं कर पा रहा जी। है, तो डेफिनेटली फिर शिक्षा नीति वो प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जी। इसलिए इसके अंदर एक बड़ा काम शुरू हुआ जी। है, ट्रेन द टीचर्स
एंड टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे IITs हो, चाहे IIMs हो, सबके साथ मिलकर इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जी इसमें थोड़ा स्पष्टता और ला दूं। हाँ जी। आपने कहा एक सरकार ने अभी ITEP प्रोग्राम चलाया है, इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो है, जैसा चौधरी साहब ने कहा, ये शिक्षकों को जो स्कूली शिक्षा में जो परिवर्तन हुए हैं उनको पहले शिक्षकों को बताना जरूरी है। तो इसके लिए एक काम IIT रोपड़ में इस साल से ये काम शुरू हो गया है प्रोग्राम। हमारे विश्वविद्यालय में अगले साल से शुरू होगा। तो ये हो गया स्कूल में। टीचर हाई एजुकेशन में जो सुधार होने हैं उनमें शिक्षकों को समझाने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो स्कूली शिक्षा में भी, हाई एजुकेशन में भी शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए उनको निकाला बिल्कुल नहीं जा सकता। उनको ट्रेनिंग देने के लिए, नई शिक्षा नीति में उनको पारंगत करने के लिए, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है इसमें। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾइड कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा मैं बताया कि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें 5 करोड़ रुपया दिया है स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए। हम उस कर रहे हैं। इसमें जो बच्चों का जो बिजनेस आइडिया होगा उसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक ले जाएंगे, फिर उसको कमर्शलाइज करने के लिए वहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो ये इस तरह का स्किल डेवलपमेंट केवल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि स्टार्टअप तक ले जाने का, विद्यार्थी स्टार्टअप कर सके, नई छोटी मोटी बिजनेस एंटरप्राइज शुरू कर सके, उसके लिए भी सरकार पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर रही है। और ये पूरे देश में, देश के कोने कोने में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ? स्किल डेवलपमेंट को हमें 3 डिफरेंट लेवल्स पे देखना है। जी। स्कूल लेवल पर, जी, फिर जो हायर इंस्टीट्यूशन से पहले मान लीजिए पॉलिटेक्निक्स हैं, जी, ITIs हैं। पहले तो पॉलिटेक्निक होती थी, तो पॉलिटेक्निक और ITIs को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। अब आज की तारीख में मुझे जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डाटा साइंसेज की, फाइनेंशियल एनालिटिक्स की, रोबोटिक्स की। तो अगर मैं वो उनको पुराने टाइप का वही प्लम्बिंग और वो पढ़ाता रहूँगा तो फिर वो समय के साथ कैचअप नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि 10th 11th 12th प्लस 9 चारों क्लासेस में स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दो जी उन बच्चों को। और पॉलिटेक्निक के साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज किया है जी कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, यानी कि आप पॉलिटेक्निक का स्किलिंग भी कर लेंगे और अगर आप चाहें तो वहीं से ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। जी जी। जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली जो प्लानिंग है उससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। जी भाई मुझे अगर मान लीजिए सपोजिंग मुझे वो पॉलिटेक्निक वाली एजुकेशन में नहीं रहा आया, मैंने कुछ क्रेडिट लिए, तो ठीक है, वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन, जाइए कॉलेज में पढ़ लीजिए, हम आपको ग्रेजुएट बना देंगे। जी जी। ग्रेजुएट को उल्टा ऑप्शन दे रखा है कि आप स्किलिंग कर लीजिए, पॉलिटेक्निक में जाके कोर्स कर लीजिए, हम आपको डिप्लोमा कोर्स कर देंगे। जी। मतलब इतने सारे ऑप्शंस बच्चों को मिल जाएंगे कि बस आपको ये पता होने की जरूरत है कि मैं किस क्षेत्र में अच्छा हूँ। अच्छा। और आपको उस क्षेत्र के हिसाब से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे अभी तिवारी साहब ने बताया जी। कि वो 4 साल की डिग्री होगी, पहला साल कंप्लीट किया तो सर्टिफिकेट मिल गया, डिप्लोमा मिल गया, डिग्री मिल गई, ऑनररी कोर्स। जैसा ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेम चेंजर आई कैन टेल यू। आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात आपने बिल्कुल ठीक की, वहाँ पे हाथ के हुनर को ना हम वैल्यू देते हैं, सबसे ज्यादा पेमेंट उनको मिलती है, डिग्निटी ऑफ लेबर देते हैं। मतलब हम वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप ये नहीं पता कर सकते कि ये व्यक्ति कहीं सरकारी अधिकारी है, ये प्रोफेसर है, या ये कहीं बेचारा मेड है, ड्राइवर है, कोई छोटी जॉब पे है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने उन स्किल जॉब्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है, उनको इतना अच्छा पे स्केल दे रखा है, इनकी इतनी वैल्यू है मार्केट में कि दे अर्न बेटर देन इवन द वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो उस हाथ के हुनर की जो वैल्यू बनी है उसी वैल्यू को कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब हमारे बच्चे देखेंगे कि चाहे काम छोटा है चाहे बड़ा है, सबको रिस्पेक्ट मिलती है, सबको बराबर पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, तो आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी। और एक और अच्छी चीज़ हो रही है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आ रही है। अब प्लम्बिंग का मतलब ये नहीं रहेगा कि मुझे हाथ से ही काम करना है, इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं कि मैं बहुत अच्छे से एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिना अपने आप को बहुत परेशान किए हुए भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हुआ आई कैन बी वेरी गुड प्लम्बर, आई कैन बी वेरी गुड मैकेनिक, आई कैन बी वेरी गुड ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन। तो ये जो बच्चों के अंदर जो एक हिचक है वो आने वाले टाइम में दूर होगी और उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन ले कर रही है। तिवारी साहब, गरीबी ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ये बिल्कुल बेरोजगारी
दूर करना तो अति आवश्यक है, क्योंकि गरीबी का मुख्य वजह बेरोजगारी ही है। जी। यहाँ बेरोजगारी का मतलब केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ अभी भी आप देखें तो 65 to 70% हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। जी। तो एग्रीकल्चर को और कैसे वायबल बनाना है, कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है। जी। और अभी जो समस्याएं मौसम में बदलाव की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, जी जी, और तरह तरह की फसलों में बीमारियां हो रही हैं, कभी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहीं कम वर्षा हो रही है। जी जी, तो इन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान रख देंगे तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो सकता है। इसी तरह के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है। और ये जो स्टार्टअप की जो सरकार की योजना है, इसमें काफ़ी अच्छे इसके परिणाम मिल रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट तरह की, और जैसे गिग इकोनॉमी जो आ रही है, तो इससे ये सब चीज़ों को मिला करके, सभी प्रयासों को मिला करके, और यही है। और एनईपी में का जो मुख्य वो है बिंदु है, जो मुख्य उद्देश्य है कि स्किल्ड लेबर फोर्स ही नहीं बल्कि स्किल्ड मैन पावर ऐसे युवा तैयार करें जो किसी भी देश के चहुमुखी विकास के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बहुत ही साउंड अर्थव्यवस्था, एक बहुत ही अच्छी मानव जनित और मानव संवेदनाओं से परिपूर्ण समाज की संरचना, और एक बौद्धिक स्तर को सुधारना। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और एनईपी 2020 हमें इन 3 क्षेत्रों में अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और ये एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ आर्थिक रूप से विकसित देश की संरचना के लिए बहुत जरूरी। चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ नौजवानों ਨੂੰ रोजगार देने वास्ते कोई व्यवस्था की गई है? इसमें रोज़गार देने से ज़्यादा इस बात पे जोर है कि आप रोज़गार दें, यानी कि हमारा नौजवान इतना स्किल्ड हो जाए, इतना कॉन्फिडेंट हो जाए, उतना उसके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी आ जाए, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उसका ध्यान जाए कि वो जॉब सीकर जॉब प्रोवाइडर बन जाए। तो आप रोज़गार मांगेंगे नहीं, उल्टा रोज़गार देंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा युवा ये ना कहे कि मुझे नौकरी करनी हो, कहे मुझे नौकरी देनी है। तो जब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से स्किलिंग के जरिए, देखिए अल्टीमेटली द फाउंडेशन लाइज एट एजुकेशन, लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। जब आप अपनी यंग जनरेशन को एजुकेट कर, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पे आप टारगेट देखें, तो टारगेट इज 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बाय 2035। इसी तरह से टारगेट ये है कि जो बच्चे हमारी 12th कर लेते हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ देम शुड गो टू हायर एजुकेशन। तो आज वो परसेंटेज सिर्फ 27-28 के आसपास है। दीज आर वेरी बिग टारगेट्स। आप सोचिए, मुझे 3.5 करोड़ सीटें ऐड करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और इस डायरेक्शन में बहुत बड़े काम हुआ है। आप एमबीबीएस में देखिए, लाखों सीट्स हमने ऐड की हैं। तो लाखों डॉक्टर्स अब इस देश में और होंगे, एंड दे विल डेफिनेटली लीड टू अ बेटर। ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।